हेलो फ्रेंड्स। तो मैं बता दूं कि ये मिडिएवल हिस्ट्री का जो प्लेलिस्ट चल रहा है तो ये लास्ट वीडियो होगा और ये मतलब 30वां वीडियो है। इसके बाद मतलब मिडिएवल हिस्ट्री आपका समझिए कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सिख साम्राज्य चल रहा है, मतलब लास्ट ही पार्ट है। तो इसके पहले मैंने मराठा कंप्लीट कर दिया है। मराठा में भी बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। उसके पहले हमने मुगल को देखा था, तो मुगल में बहुत सारी वीडियो आई थी, लगभग 10 वीडियो तो मुगल पे ही होंगी। मान के चलिए कि 7-8 वीडियो तो होंगे ही, 9। और उसके पहले हमने प्रांतीय राजवंश जितना था वो देखा था। और उसके पहले अब भक्ति सूफी मूवमेंट, उसके बाद विजयनगर, बहमनी साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, मतलब टोटल ये सीक्वेंस से हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट पे जाके देखें और बिल्कुल सीक्वेंस से ही देखें, तब आपको जाके समझ में आएगा। और ये यूपीएससी और पीसीएस के लिए है, तो ये आपके लिए फायदा है। क्लास बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी मैं आपको देते चल रहा हूँ। तो इसकी पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था, 10 गुरु के बारे में देखा था। सिख गुरु जो होते हैं, तो सिख साम्राज्य में पहले हमें 10 गुरु जो होते हैं वो देखना होता है और इम्पोर्टेंट जितनी भी फैक्ट होती हैं वो हमें जानना होता है। तो 3 फेज में मैंने बताया था कि सिख का इतिहास हम देखेंगे। एक तो फेज होगा जिसमें 10 गुरुओं को देखना है। दूसरे फेज में आप देखेंगे जो बंदा बहादुर रहते हैं, और बंदा बहादुर के बाद जो ये पूरी तरह से पंजाब वाला इलाका रहता है, 12 छोटे छोटे मिसलों में बट जाता है। मिसल मतलब आप समझ के चलिए जो छोटा मोटा जो एरिया रहता है, और वहाँ पे एक जैसे मुखिया होते हैं वैसे शासन कर रहे थे। और बाद में जब रंजीत सिंह आएंगे तो सभी मिसलों को जीत कर, वो सुकरचकिया मिसल के रहते हैं और सभी को जीत के एक वहाँ पे सिख साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो यही हमें 3 फेज में देखना होता है। तो आज हम बंदा बहादुर को भी देख लेंगे और सिख जो 10 गुरु थे ये तो हमने देख लिया। आज बंदा बहादुर और जो सिख साम्राज्य में रंजीत सिंह आते हैं वो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा जो सिख साम्राज्य है कंप्लीट हो जाएगा। और थोड़ा सा प्रशासन वाला चीज भी मैं बता दूंगा। और जो आंग्ल सिख युद्ध होता है तो वो मिडिएवल हिस्ट्री में हम देखेंगे। वैसे थोड़ा सा हिंट मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। तो चलते हैं, हम देखते हैं बंदा बहादुर का इतिहास। तो इसके पहले मैंने बताया था जो अंतिम गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, उनकी मृत्यु हो गई थी 1708 में। और उसके बाद क्या हुआ था कि सिख साम्राज्य में गुरुओं की परंपरा खत्म हो गई थी वहां पे। तो जो गुरु ग्रंथ साहिब रहता है उसी को मतलब अगला गुरु माना जाता है। मतलब गुरु परंपरा समाप्त हो जाती है। इसके बाद हमें बंदा बहादुर का इतिहास देखना है, तो वही हम इसमें देखेंगे। क्योंकि बंदा बहादुर देखेंगे तो गुरु गोविंद सिंह के ही समझिए शिष्य रहता है, और वो फिर राजनीतिक रूप में इसको चेंज करता है। बहुत सारे युद्ध भी करेंगे जो बंदा बहादुर रहेंगे यहाँ। तो जब मतलब जैसे ही गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु होती है तो गुरु गोविंद सिंह एक मतलब समझिए हुक्मरान मतलब के साथ एक पंजाब वाले इलाकों में इसको भेजते हैं, जो बंदा सिंह रहते हैं, कि अब से तुम पंजाब के नेता हो। इसको भेज देते हैं बंदा सिंह को। और बंदा सिंह का जन्म देखिएगा तो 1670 में हुआ रहता है। तो अभी हम देख लेते हैं जो कंटेंट में लिखा हुआ है, चीजें हैं यहाँ पे। तो बंदा सिंह बहादुर सिखों के राजनीतिक गुरु भी कहे जाते हैं। तो अब यहाँ से राजनीतिक संगठन बनना तो शुरू गोविंद सिंह के टाइम से ही हो गया था। जब से खालसा पंथ और सेना की ये लोग मतलब संगठन शुरू करते हैं, वहीं से शुरू हो जाता है राजनीतिक संगठन बनना, मतलब साम्राज्य बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि अब इनको अपने बचाव में भी वहां पे ये सब चीजें करनी पड़ती है। तो इस वजह से अब ये जो होगा तो कंटिन्यू युद्ध होगा बंदा सिंह बहादुर और मुगलों के बीच में। और बंदा सिंह बहादुर का जन्म तो देखेंगे तो 1670 ईस्वी में पुंछ जिले में राजौरी गांव में हुआ था। तो ये कश्मीर में इनका जन्म हुआ था। और बंदा सिंह बहादुर का वास्तविक नाम आप देखेंगे तो लक्ष्मण देव रहता है। लेकिन जब आप देखेंगे गुरु गोविंद सिंह इनसे मिलते हैं आश्रम में आके, और फिर इनको सिख बनाते हैं, मतलब ये सिख धर्म स्वीकार करते हैं, और फिर ये बंदा सिंह के नाम से प्रसिद्ध होते हैं यहाँ पे। और अन्य नाम भी आपको देखने को मिल जाएगा। माधव दास बैरागी भी इनको कह के पुकारा जाता था। और जो गुरु गोविंद सिंह थे तो इनको गुरु बख्श सिंह भी कह के पुकारते थे। तो ये सब कुछ फैक्ट है जो कि याद नहीं रखना है, इतनी चीजें नहीं आएंगी आपको। और जो लक्ष्मण देव थे, इनको बचपन में देखिएगा तो कुश्ती शिकार ये सब का बहुत शौक था। और 15 वर्ष की आयु में एक गर्भवती हिरन रहती है, हिरन इनके हाथों मतलब उसका शिकार हो जाता है। तो पहले आप देखेंगे शिकार बहुत ज़्यादा चलता था, तो शिकार हो जाता है, इस वजह से इनको बहुत दुख होता है। और बहुत शोक पीड़ा के कारण ये क्या करते हैं, अपना घर बार सब छोड़ देते हैं और बैरागी हो जाते हैं। मतलब बिल्कुल ये सब जो आम जिंदगी रहता है उसको छोड़ के अब ये जो साधु वाला जिंदगी आप देखेंगे उस टाइप का ये बैरागी बिल्कुल हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि ये बैरागी था जानकी दास, इसके शिष्य बनते हैं और अपना नाम बदल के माधव दास कर लेते हैं लाहना से, लक्ष्मण देव से। और कुछ समय बाद देखेंगे कि नादेर क्षेत्र में चले गए, जहाँ पे गोदावरी के तट पे उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की। फिर ये इनके मतलब शुरुआती जीवन का ये परिचय मिल रहा है आपको। और फिर आगे देखेंगे तो 3 दिसंबर 1708 को नादेर में सिखों के 10वें गुरु जो गोविंद सिंह जी रहते हैं आश्रम में पधारते हैं, और उनसे सिख बनकर अपना नाम बदल के बंदा सिंह बहादुर रख लेते हैं। तो मैंने जैसा बताया, बाद में सिख गुरु जो 10वें रहते हैं गुरु गोविंद सिंह, उनसे मिलते हैं, फिर सिख बन जाते हैं वहां पे, और सिख बन के फिर अपना नाम, इनका नाम मतलब बंदा सिंह बहादुर हो जाता है। गुरु गोविंद सिंह
इनको ये नाम देते हैं। और गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद उनकी इच्छा रूप बंदा सिंह बहादुर जो रहते हैं वो पंजाब गए और अगले नेता बने। नेता नहीं, मतलब समझिए इनको बोलते हैं कि अब पंजाब के लोगों को मुगलों से छुटकारा दिलाने का इनको काम सौंपते हैं गुरु गोविंद सिंह, और फिर ये आते हैं और वहाँ पे अब बंदा सिंह बहादुर मुगलों से कुछ संघर्ष करेंगे, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो बंदा सिंह बहादुर और उनकी फौज ने सबसे पहले देखेंगे सोनीपत और फिर कैथल पर हमला किया। तो होता क्या है कि पहले ये आते हैं और देखेंगे 4 महीने में ही लगभग 5,000 घोड़े बना लेते हैं, 8,000 की सैनिक इनकी हो जाती है पंजाब वाले इलाकों में। और 1710 तक मान के चलिए कि पंजाबी सेना में मतलब पूरी तरह से 20,000 सैनिक हो जाते हैं। और फिर ये युद्ध करते हैं, सरहिंद का युद्ध सबसे पहला इनका रहता है। सरहिंद पे हमला करते हैं क्योंकि जो गुरु तेग बहादुर जी थे, देखेंगे 9वें गुरु सिखों के, तो उनको औरंगजेब मरवाया रहता है सरहिंद में। तो फिर उस वहीं पे हमला करते हैं। गुरु तेग बहादुर जी का सर कलम हुआ रहता है, फिर उनके बेटे को भी मरवाया गया रहता है वहाँ पे देखेंगे। तो फिर सरहिंद में वजीर खां रहता है, वजीर खां पे हमला करते हैं और फिर वहाँ पे सिर काट देते हैं वजीर खां की। समझिए वजीर खां की वहाँ पे मृत्यु हो जाती है लगभग, समझिए। और ये नहीं मारते हैं वजीर खां को, इनका भाई रहते हैं एक फतेह सिंह, आपको देखने को मिलेगा, भाई इनकी मार देते हैं वजीर खां को, वहाँ पे सर कलम कर देते हैं। तो और यहाँ पे लिखा है 1710 में छोटे साहेबजादों मतलब कि जो गुरु गोविंद सिंह के पुत्र रहते हैं बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह को शहीद करने वाले वजीर खां जो रहते हैं उनको सरहिंद पे कब्जा कर लेते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। जो जैसा मैंने बताया उसका सर कलम हो जाता है। और फिर बंदा सिंह बहादुर देखेंगे, इनका उद्देश्य रहता है पंजाब में सिख राज्य की स्थापना करना था और लोहरगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। तो सिख जो साम्राज्य ही बनाना चाहते थे, साम्राज्य बनाते भी हैं और लोहरगढ़ को अपनी राजधानी भी बनाते हैं ये। और फिर क्या करते हैं देखेंगे कि ये गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह जो रहते हैं उनके नाम के सिक्के वगैरह भी ये चलवाते हैं। फिर वहाँ पे तो साम्राज्य बनेगा तो सिक्का वगैरह तो चलेगा ही। और फिर वहाँ पे अब फारुखसियर शासक रहता है, देखेंगे कि उत्तरवर्ती मुगल में फारुखसियर इनको पकड़ने का आदेश दे देता है और फिर इनके किले में घेर लिया जाता है। तो उस टाइम तक मतलब समझिए कि शाही जो सेना थी तो काफी बड़ी थी, तो फिर इनको घेर लिया जाता है वहाँ पे किले में। लगभग समझिए कि 8 महीने तक किले की घेराबंदी रहती है। अब ये लोग उतना तो सामान रहता नहीं है किले में, तो घोड़े ये सब रहते हैं उस टाइम सेना में, तो फिर उसको ही मार के खाया जाता है उस टाइम, समझिए। और मुगल बादशाह फारुखसियर फिर फौज और अब्दुल्ला के नेतृत्व में देखेंगे अब्दुल समद खां रहता है, उसके नेतृत्व में गुरुदासपुर जिले में धीरा वाला क्षेत्र के निकट जो गुरुदास नंगल गांव रहता है उस पे मतलब कई महीने तक घेरा डाला, तो जो मैंने अभी बताया आपको। और खाने पीने की सामग्री के अभाव से ये लोग बाद में देखेंगे 1715 में आत्मसमर्पण करना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि अब घेराबंदी वहाँ पे अब कोई सामान पहुंच ही नहीं रहा है। तो पहले किला रहता था, किले में लोग जाके रहते थे 6-6 महीना 8-8 महीना सामान पैक करके। कभी कभी ऐसा होता था किले तो ऊंचे वाले स्थान पे रहते थे ऐसे देखेंगे, फिर इसकी चारों तरफ से जो सेना रहती थी घेराबंदी कर देती थी और फिर किले में लोग रहते थे, ऊपर सैनिक रहता था। अगर इधर से आप चढ़ाई करेंगे तो सैनिक फिर उधर से आपको जो भी चीजें होगा उससे मार देगा। तो फिर लोग किले का घेराव कर किए रहते थे सैनिक, और उस टाइम इंपॉर्टेंट एक सैनिक ही होता था जो कि किले को भेदने का काम करता था। तो वो सभी सेना के पास होता था जो कि किले को भेदने का काम करता था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जो किला था वो भेद नहीं पाता था लोग। और कभी कभी ऐसा भी था कि कुछ इंपॉर्टेंट रास्ता भी होता था जिससे आप नीचे से जा सकते थे वहां पे, तो सामान सप्लाई कर दिया जाता था। लेकिन जो किला भेदने वाले सैनिक होते थे वो एक्सपर्ट होते थे, ये सभी ब्लॉक कर देते थे जितने भी चीजें जाने वाली सामान हो। अब सामान का कमी होता था तो फिर जितने भी लोग इसमें छिपे होते थे तो उनको आत्मसमर्पण करना होता था। तो फिर यही होता है कि यहाँ पे इनको आत्मसमर्पण करना पड़ता है बंदा सिंह बहादुर को। और जैसे ये आत्मसमर्पण करते हैं तो वहीं पे बहुत सारे इनके साथियों को मार दिया जाता है। गुरदास नगर में ही बहुत सारे साथियों को इनको मार दिया जाता है गुरदास नगर में, और फिर कुछ को लाहौर में मार दिया जाता है और बहुत प्रताड़ना देके यहाँ पे मारी जाती है। और फरवरी देखेंगे 1716 में 794 सिखों के साथ बंदा बहादुर को दिल्ली लाया गया। तो लगभग 800 मान के चलिए 800 सिखों के साथ इनको मतलब गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया। और मतलब इतना यहाँ पे देखिए किया जाता है मुगलों सेना द्वारा, तो 2-2 करके पूरे तरह से ऊंट पे लाद के ले आया जाता है 800 सैनिकों को, जो सिख सैनिक रहते हैं सिखों को समझिए 800 ऊंटों पे लाद के लाया जाता है दिल्ली। और लगभग 2000 जो सिख रहते हैं उनका सर कलम करवा दिया गया रहता है, और सर कलम करवा के उनके सिर को एक बांस जैसा होता है उस
पे लटका के फिर उसको लाया जाता है 2000 सिखों के सरों को। और फिर यहाँ पे 800 जो सैनिक को लाया जाता है लगभग समझिए, इनको बोला जाता है या तो तुम मुस्लिम धर्म में आओ या तो फिर तुम्हें मतलब सजा दी जाएगी। लेकिन सिख जो रहते हैं वो हंसते हंसते अपना वहां पे जान दे देते हैं, लेकिन बोलते हैं कि मतलब हम नहीं आएंगे मुस्लिम धर्म में। और 13 मार्च तक रोज 100 सिखों को फांसी दी गई। तो लगभग 100 सिखों को करके फांसी दी जाती है। और फिर क्या किया जाता है, इनके जो पुत्र रहते हैं बंदा बहादुर के, उसको भी मारा जाता है इनके सामने ही। और फिर जो बंदा बहादुर सिंह रहते हैं इनको बोला जाता है जितना देर तक जिंदा रखा जा सके रखो, मतलब तरपा तरपा के मारो, इतना जल्दी जान नहीं निकलना चाहिए। और फिर तरपा तरपा के मार के इनके सर को फिर काट दिया जाता है वहां पे। और फिर देखेंगे फारूक सियर के शासनकाल में ये सब होता है। और सैयद ब्रदर रहते हैं उस टाइम, देखेंगे कि सैयद ब्रदर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं मुगल दरबार में। फिर ये क्या करते हैं, मराठों के साथ मिलके फारूक सियर को वहां पे अंधा करवा के फारूक सियर को भी मार दिया जाता है। क्योंकि फारूक सियर उनके प्रति भी देखेंगे कि बहुत सारी चालें चलते रहता है जो सैयद ब्रदर रहते हैं। और उसके बाद देखेंगे धीरे धीरे मुगल जो रहते हैं वो डिक्लाइन हो ही जाते हैं। तो यहाँ बंदा बहादुर की मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पे लिखा है 1716 में फारूक सियर के आदेश पे बंदा सिंह बहादुर के सैन्य अधिकारी शरीर के मतलब बोला गया कि टुकड़े टुकड़े कर दो और मरवा दिया जाता है। इनको बहुत मतलब प्रताड़ना देके मारी जाती है। और मरने से पूर्व जो बंदा सिंह बहादुर द्वारा कुछ किए गए कार्य थे वो आप लोग समझिएगा। कृषकों को बड़े जमींदारों की दास्ता से मुक्त कराएं। तो जो जमींदार होते थे तो उनको दास्ता से मुक्त कराते हैं। अब जमींदार मतलब पूरी तरह से वहाँ पे भेदभाव रहित समाज होगा, ये इनका कहना था यहाँ पे। तो ये एक काम ये करते हैं। और अगला जो देखेंगे, इनके राज्य में मुसलमानों को पूर्णतः धार्मिक स्वतंत्रता थी। अब ऐसा नहीं था कि वहाँ पे मुसलमानों से कुछ जात से ही चाहे कुछ भी किया जाएगा, पूर्णतः वो धार्मिक स्वतंत्रता थे, कुछ भी अपना कर सकते थे, ये थी वहाँ पे। और इनकी स्वयं की जो सेना थी तो उसमें आपको देखने को मिलेगा लगभग 5000 मुस्लिम थे। तो वो चलता था वहाँ पे। आज भी आप देखेंगे कि ईसाई देश है तो वहाँ पे मुस्लिम सेना है, मुस्लिम देश है वहाँ हिंदू सेना है, चाहे वहाँ पे देखेंगे ईसाई सेना है, तो आज भी चलता है। वैसे ही थी सेना थी। मराठों में भी देखेंगे बहुत सारे मुस्लिम सैनिक थे। और विजयनगर साम्राज्य देखेंगे तो उसमें भी बहुत सारे मुस्लिम थे। मुगल सेना जो थी उसमें खुद ही 20% तक हिंदू थे। तो ये सब चलती थी वहाँ पे। और फिर बंदा सिंह बहादुर के बाद रंजीत सिंह का इतिहास आता है। तो अब हमें देखना होता है, बंदा सिंह बहादुर की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा जितने भी सिख थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं। और फिर 1748 में देखेंगे सबका विलय करके एक दल खालसा हुआ जिसका नेतृत्व जस्सा सिंह अहलुवालिया को सौंपा गया। तो ये आपको देखने को मिलेगा, छोटे छोटे सिख मतलब बट जाते हैं अपने इलाकों में, छोटे छोटे 12 मिसल में लगभग बट जाते हैं ये पूरे सिख छोटे छोटे टुकड़ों में। और फिर 1748 में आपको देखेगा इनका सबको दल खालसा में विलय हो जाता है, जिसका नेतृत्व जस्सा सिंह अहलुवालिया करते हैं। लेकिन बाद में देखेंगे इसका विलय पूरी तरह से टूटे थे जो सिख, इनको महाराणा रंजीत सिंह अपने मिसल में मिला लेते हैं, सुकर चकिया मिसल में। मतलब ये सबसे मजबूत मिसल रहता है। और ये मतलब समझिए बिल्कुल वहाँ पे एक सिनेरियो बनता है। इधर से मराठा तो एक्सपेंशन अपना कर रहे थे देखेंगे, और उधर से फिर जो अहमद शाह अब्दाली रहता है। लेकिन ये लोग जैसे युद्ध में भिड़ते हैं वहाँ पे देखिएगा पानीपत के तीर्थी युद्ध में, तो फिर यहाँ पे मराठों को पूरी तरह से मौका मिल जाता है संगठित। फिर यहाँ पे सिख जो रहते हैं इनको संगठित होने का यहाँ पे मौका मिल जाता है। और फिर ये यहाँ पे साम्राज्य ही बना लेते हैं जो महाराणा रंजीत सिंह रहते हैं। तो पानीपत युद्ध भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल करता है, आपको देखने को मिलेगा। नहीं तो वहाँ पे जो अब्दाली भी कमजोर हो जाता है। और अब्दाली जैसे युद्ध लड़ने आता है देखिएगा, तो युद्ध लड़ने आता है लेकिन फिर उसको जल्दी से जाना भी पड़ता है वहाँ पे देखिएगा। तो फिर वहाँ पे जो रहता है वो उत्तराधिकारी युद्ध वहाँ भी प्रारंभ हो जाता है, और इधर मराठा तो हार ही जाते हैं। तो ये लोग भी पंजाब वाले इलाकों में अब बढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन इनका भी देखिएगा तो मन था वहाँ पे राजपूतों को जीतना, उसके बाद पंजाब में पैर पसारना। लेकिन इस युद्ध के बाद, पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद, ये लोग नहीं कर पाते हैं कुछ। तो ये जो मतलब छोटे छोटे देखेंगे इलाकों में ये बट जाता है, इसी को मिसल मिसल कहते हैं। तो ये 12 मिसलों में विभाजित हो जाता है जो पंजाब रहता है। तो पहला देखेंगे तो भंगी मिसल रहता है, और छज्जा सिंह इसके रहते हैं मतलब संस्थापक। और देखेंगे अमृतसर रावलपिंडी वाले इलाकों में ये रहता है। फिर दूसरा देखेंगे अहलवालिया मिसल रहता है, इसको जस्सा सिंह अहलवालिया स्थापना करते हैं, कपूरथला में रहता है। तो ये बहुत सारे मतलब कुछ इंपॉर्टेंट मिसल रहते हैं। नकई मिसल, कन्हैया मिसल रहता है, अहलुवालिया मिसल रहता है, सिंहपुरिया मिसल, बहुत सारे मिसल रहते हैं 12 मतलब समझिए मान के चलिए। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मिसल रहता है समझिए सुकर चकिया मिसल, जिसको महाराणा रंजीत सिंह बनाए थे। और फिर ये क्या करते हैं, सभी जो मिसल रहते हैं छोटे छोटे भागों में बटे रहते हैं, इन सबको एक करके ये समझिए कि यहाँ पे सिख साम्राज्य बना देते हैं महाराणा रंजीत। तो यही हमें अब रंजीत सिंह का इतिहास देखना होता है और इनके फैमिली का इतिहास यहाँ पे। तो हम अब पहले थोड़ा सा देख लेते हैं बंदा सिंह बहादुर के पश्चात राणा रंजीत सिंह से पूर्व। जो मैंने ये 3 फेज आपको बताया था, ये सिख के 10 गुरु हो गए, यहाँ पे आ गया बंदा सिंह बहादुर, और ये यहाँ पे आ गया सिख साम्राज्य रंजीत सिंह के हाथ में। तो अब ये इसके बीच का ये जो ट्रांजिशन फेज है ये यहाँ पे लिखा हुआ है इतने में, ये आपको यहाँ पे
देखना है। तो यहाँ पे होता है बंदा सिंह बहादुर के पश्चात अच्छे नेतृत्व के कमी के कारण जो सिख रहते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं, जो मैंने बताया ये मिसल में विभाजित हो जाते हैं। और 1748 में देखेंगे नवाब करतूर सिंह रहते हैं, इनके पहल पे सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हो जाता है। दल खालसा में ये लोग विलय हो जाते हैं सभी। और फिर दल खालसा के नेतृत्व में जस्सा सिंह अहलुवालिया को सौंपा गया। तो इनको सौंपा जाता है, जस्सा सिंह अहलुवालिया जो रहते हैं, ये दल खालसा पूरी तरह से इकट्ठा होकर बनता है, इनको सौंपा जाता है। बाद में ये 12 दलों में विभाजित कर हर दल को मिसल कहा गया। फिर इसको क्या कहा जाता है, फिर से ये विभाजित हो जाता है, विभाजित होकर इसको मिसल कहा गया। अरबी शब्द होता है मतलब इसका बराबर। तो समझिए जो ये जस्सा सिंह अहलुवालिया थे तो ये एक बार विलय करते हैं, लेकिन फिर ये सभी को बांट देते हैं बराबर बराबर हिस्सों में, 12 हिस्सों में। और फिर क्या होता है इसमें कि देखेंगे सभी मिसल में सबसे प्रमुख जो मिसल था ये सुकर चकिया मिसल था। इसके मुखिया महर सिंह थे। और महाराणा रंजीत सिंह का जन्म देखेंगे कि 1780 में होता है गुजरावाला में, और वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। ये जो मुखिया थे सुकर चकिया मिसल के, महार सिंह के घर में ही हुआ था। और बाद में मतलब ये इसके उत्तराधिकारी बनते हैं और पूरी तरह से 12 मिसलों को मिला लेते हैं, जो छोटे छोटे 12 मिसलों में बटा होता है। तो ये ट्रांजिशन फेज जो यहाँ का मैंने बताया था ये था यहाँ पे। तो ये आपने समझ लिया। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे महाराणा रंजीत सिंह के इतिहास। तो ये है महाराणा रंजीत सिंह, और देखेंगे कि इनका जन्म हुआ रहता है 1780 में, और गुजरावाला में इनका जन्म होता है। और ये सुकर चकिया मिसल के महर सिंह रहते हैं, उनके घर में पिता महर सिंह रहते हैं। तो इनके पिता ही महर सिंह रहते हैं समझिए आप, और माता राजकौर रहती हैं। और 12 वर्ष की कम उम्र में ही ये सुकर चकिया जो मिसल रहता है उसके ये प्रमुख बन जाते हैं महाराणा रंजीत सिंह। और यहाँ पे लिखा भी है तो आप लोग देख लीजिए। 1798 से 99 तक महाराणा रंजीत सिंह लाहौर के शासक बने, और 1801 में इनको महाराजा की उपाधि मिल जाती है यहाँ पे समझिए। और मतलब साम्राज्य बन गया है यहाँ पे पूरी तरह से अच्छे से। और गुरु नानक देव जी के जो वंशज थे वो इनकी ताजपोशी करते हैं, क्योंकि जो गुरु परंपरा थी तो वो भी इम्पोर्टेंट थी, तो इनकी ताजपोशी उनसे कराई जाती है जो उनके वंशज रहते हैं। इन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। फिर 1802 में देखेंगे अमृतसर की ओर रुख किया, मतलब अब ये साम्राज्य विस्तार करने लगे धीरे धीरे। और महाराणा रंजीत सिंह ने अफगानों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी, उन्हें पंजाब के पश्चिमी ओर खदेड़ दिया। तो पश्चिम और पंजाब का कौन सा पड़ेगा आप देखेंगे तो इधर वाले इलाकों में खदेड़ दिया, मतलब उधर अफगानियों को भेज दिया। ये तो शुरू में देखेंगे तो ये अंग्रेजों की स्ट्रेटेजी ही रहती है। अंग्रेज इस टाइम तक तो हो ही गए रहते हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। तो ये मतलब शुरू में चाहते हैं बफर बनाए रखते हैं पंजाब को अफगानों से, ताकि अफगानी एंटर करके यहाँ पे मतलब इनसे ना भिड़ जाए ब्रिटिश से। तो पहले बफर बनाए रहते हैं, लेकिन बाद में देखेंगे कि ज़्यादातर रूस का खतरा बढ़ने लगता है, तो इस वजह से वो फिर करते हैं कि वहाँ पे खुद ही शासन अपने अंडर में ले लेते हैं। और वो तो उनका ऐसा स्ट्रेटेजी रहता था, वो देखते ही रहते थे कि उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हो तो हम एंटर करें, एक तरफ से लड़े, और उत्तराधिकारी युद्ध होगा तो 2-3 लोग तो लड़ेंगे ही उत्तराधिकारी में, तो एक का सपोर्ट करेंगे और फिर जीत के और जो भी चीज़ें रहेगी हम मनवा लेंगे उनसे। तो यही बाद में उत्तराधिकारी महाराणा रंजीत सिंह के बाद कोई भी अच्छा उत्तराधिकारी नहीं आएगा, तो फिर वो इसमें आते हैं और वो आंग्ल सिख युद्ध होगा वहाँ पे। तो ये थोड़ा सा हमें जान लेना पड़ेगा कैसे अफगानी शासक जो रहते हैं, जिमुन शाह रहता है, जिसको जमान शाह के भी नाम से पुकारा गया है, और ये अहमद शाह अब्दाली का पोता रहता है समझिए। और इसको अमीर बोला गया, मतलब अब जो वहाँ पे पद पे बैठता था जो भी नेता के, तो उसको अमीर ही बोला जाता था। तो ये जो जमान शाह था तो ये अफगानिस्तान का अमीर बनता है, जो कि उनका पोता जो रहता है अहमद शाह अब्दाली का। और ये फिर क्या करता है 1600 देखेंगे 1795 में पंजाब पे आक्रमण करता है। लेकिन अभी युद्ध कंटिन्यू ही चल रहा था, देखेंगे युद्ध चल ही रहा था, तब तक क्या होता है कि अफगान में अब वहाँ पे तख्ता पलट हो जाता है। तो मतलब जैसे ही उत्तराधिकारी युद्ध होता है तो 2 बार आक्रमण करता है, पहली बार में भाग जाता है और फिर दूसरी बार उत्तराधिकारी युद्ध यहाँ पे सल्टा के आता है, फिर आता है आक्रमण करना है। यहाँ पे रंजीत सिंह पहले से प्रिपेयर रहते हैं, और प्रिपेयर रहते हैं तो इसको फिर से भागना पड़ता है। देखेंगे नुकसान पहुंचता है बहुत ज़्यादा इसका, रंजीत सिंह बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं ये जमान शाह का। और फिर इसका जो 12 तोप रहती है, देखेंगे दूसरी बार जब आक्रमण किया रहता है तो ये चिनाब नदी में फंस जाती है इसकी 12 तोपें। और फिर अब तो ये भाग रहा था लेकिन भाग के चला जाता है, तो फिर ये 12 तोप क्या करते हैं कि निकलवाते हैं महाराणा रंजीत सिंह, और इसका जो तोप रहता है वो भेज देते हैं उसको जमान शाह को। फिर ये क्या करता है जमान शाह, अब इससे क्या होगा उसको, मतलब एक राजा तो जीत रहा था और फिर इसका जितना भी सामान है वो दिलवा भी देता है महाराणा रंजीत कब्जे में करके। तो फिर ये यहाँ पे करता है कि लाहौर वाला जो इलाका रहता है, देखेंगे लाहौर वाला इलाका महाराणा रंजीत सिंह को दे देता है जमान शाह, और फिर जमान शाह महाराणा रंजीत सिंह को राजा की भी उपाधि यहाँ पे देता है। इसी तरह आप देखेंगे मतलब होता है कि अब जो
सिख साम्राज्य रहता है तो इनका राजनीतिक जो राजधानी रहता है वो लाहौर बना लेते हैं ये लोग, और धार्मिक राजधानी आपको अमृतसर देखने को मिलेगी जब तक महाराणा रंजीत सिंह रहते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे होता है। तो महाराणा रंजीत सिंह जो थे ये राज्य को सूबे में बांट रखा था, जिसमें से प्रमुख जो सूबा आपको देखने को मिलेगा पेशावर था, कश्मीर था, मुल्तान था, लाहौर था। तो लाहौर इसी से मिला रहता है जमान शाह से। और अंग्रेज सिखों के बढ़ते राज्य से भयभीत थे, जिसके कारण सिखों से संधि कर अपने क्षेत्रों को सुरक्षित करना चाहते थे। और फिर देखेंगे अमृतसर की संधि होती है 1809 में रंजीत सिंह और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो रहती है। तो ये यहाँ पे अब अंग्रेज वो भी डर रहे थे। तो आप समझिए कि जितने भी विदेशी यात्री हैं तो रंजीत सिंह की जो सेना थी तो विश्व की सबसे प्रमुख सेना वहाँ पे बताया गया है महाराणा रंजीत सिंह की सेना को। तो समझिए इस वजह से अंग्रेज भी बहुत डरते थे, और डरते थे तो वो क्या किए, शुरू में नहीं चाहते थे इन लोगों से उलझना, तो फिर इनको बफर बना के रखना चाहते थे। तो फिर यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि इनसे अमृतसर की संधि कर लेते हैं, जिसमें बोला जाता है कि ये हम देख लेते हैं यहाँ पे लिखा है उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो था, परंतु संधि चार्ल्स मेटकॉफ के नेतृत्व में हुई। तो लॉर्ड मिंटो गवर्नर था, लेकिन जो संधि करता है जाके वहां पे तो मेटकॉफ करता है। और इस संधि में होती क्या है, सतलज के जो पूर्व का इलाका है वो अंग्रेजों के हाथ में रहा। तो पूर्व का इलाका इधर वाला, क्योंकि ये इधर ही पैर पसार रहे हैं, और जो फिर पश्चिम वाला इलाका रहा वो रंजीत सिंह को दे दिया गया। तो सतलज नदी को बाउंड्री मान लिया गया, पूर्व वाला इलाका अंग्रेजों के अंडर में रहेगा और ये जो पश्चिम वाला इलाका है महाराणा रंजीत सिंह के अंडर में रहेगा। ये यहाँ पे किया जाता है। तो पहले तो रंजीत सिंह मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब ऐसा नहीं है कि रंजीत सिंह नहीं जानते होंगे कि ये क्यों बोल रहे हैं। तो फिर एक युद्ध भी छोटा सा होता है, देखेंगे कि लुधियाना वाले इलाकों पे ऑक्टो लोनी जो रहता है वो आक्रमण करता है। फिर जाके थोड़ा सा यहाँ पे इन लोग की जो स्थिति रहती है कमजोर होती है, और फिर कमजोर होती है तो फिर महाराणा रंजीत सिंह जो रहते हैं यहाँ पे ये संधि करते हैं, अमृतसर की संधि। और यहाँ पे ये संधि में एक ये भी होती है कि लुधियाना में जो था ये एक अंग्रेजी सेना रखी गई थी वहां पे, ताकि रंजीत सिंह जो थे इधर उधर आक्रमण ना कर सके। तो इनका तो ये सहायक संधि में आप देख ही चुके हैं, अगर आप मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री पढ़े होंगे तो वहां पे एक इनके अंग्रेज सेना के मतलब समझिए कि कमांडर वगैरह को रख दिया जाता था, जो कि देखते रहता था कि कहीं ये लोग युद्ध ना करें, तो ये रखवा दिया जाता है। और ये देखेंगे पहले फेज में होता है अफगान शासक रहता है, और फिर दूसरे फेज में ये देखेंगे आप होता है संधि अंग्रेजों से, और फिर तीसरे फेज में फिर देखेंगे अफगानियों से युद्ध यहाँ पे होता है। और इनके दो प्रमुख मंत्री देखेंगे रहते हैं, अजीउद्दीन विदेश मंत्री रहते हैं, दीनानाथ वित्त मंत्री इनके रहते हैं। ये दो काफी इंपॉर्टेंट मंत्री इनके रहते हैं। और देखेंगे कि फिर शाह शुजा जो कि एक अफगानी अमीर था, दोस्त मोहम्मद से हारकर कश्मीर वाले इलाके में पनाह लेता है। तो आपको देखने को मिलेगा कश्मीर इनका प्रांत रहता है, और वहां पे जो उत्तराधिकारी युद्ध होता है तो देखेंगे अमीर जो रहता है दोस्त मोहम्मद वो बन जाता है अमीर, और फिर ये शाह शुजा जो रहता है उत्तराधिकारी युद्ध में हार जाता है वहां पे अफगान में, और ये भाग के कश्मीर वाले इलाकों में शरण लेता है। और कश्मीर का सूबेदार जो रहता है आत्म मोहम्मद, ये क्या करता है शेरगढ़ के किले में इसको बंदी बनाए रखता है। और फिर यहीं से इनको जो महाराणा रंजीत सिंह रहते हैं इनको कोहिनूर हीरा यही शाह शुजा है जो देता है, और बाद में कोहिनूर हीरा अंग्रेजों के पास चला जाता है, क्योंकि ये कश्मीर में इसको शरण दिलवाते हैं इन्हीं का प्रांत रहता है। तो फिर इनको कोहिनूर हीरा वो खुश होके देता है, और कोहिनूर हीरा महाराणा रंजीत सिंह को शाह शुजा को रिहा करवाने के एवज में मिल जाता है, पत्नी वाफा बेगम द्वारा दिया जाता है। तो बाद में ये रिहा कर देते हैं। अब इन्हीं का प्रांत रहता है तो प्रांतपति से रिहा करवा देते हैं, तो फिर इनको ये मिल जाता है, वाफा बेगम दे देती हैं, समझिए इसकी पत्नी रहती है शाह शुजा की, वो दे देती हैं ये कोहिनूर हीरा। तो ये गोलकुंडा के खान से निकला था, फिर भारत में ही आ जाता है, और फिर अंग्रेज लेके महारानी के ताज पे बाद में ये लोग अंग्रेज दे के लगवा देते हैं। और फिर देखेंगे कि 1839 में महाराणा रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज कुछ होती है इनके टाइम पीरियड में। और महाराणा रंजीत सिंह के 3 पुत्र थे, जिसमें देखेंगे कि महाराजा खड़क सिंह रहते हैं जो कि शासक बनते हैं 1839 से 40 तक। महाराजा शेर सिंह रहते हैं, ये देखेंगे कि 41 से लेके 43 तक शासक बनते हैं। और महाराजा दिलीप सिंह, इनका शासनकाल आप देखेंगे तो 1441 से लेके 1449 तक रहता है। और महाराजा दिलीप सिंह ही जो रहते हैं इनकी अंगरक्षिका आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये छोटे रहते हैं। तो महारानी जिंद रहती हैं, इन्हीं के संरक्षण में देखेंगे डलहौजी द्वारा साम्राज्य विस्तार अब किया जाता है, जो ये शासक रहते हैं, और बाद में फिर पंजाब को मिला लिया जाता है। यही जब साम्राज्य विस्तार होता है तो आंग्ल सिख युद्ध होता है, यही आंग्ल सिख अब युद्ध हम देख लेंगे। और फिर यहाँ पे जो महाराजा दिलीप सिंह रहते हैं उत्तराधिकारी अंतिम, इनको देख लेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है सिख साम्राज्य का ये। तो अब हम देखते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बारे में, क्योंकि अब
वो भी साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं जो कि अंग्रेज है। तो जैसा मैंने बताया कि रंजीत सिंह की जैसे मृत्यु होती है तो उसके बाद आप देखेंगे कोई उत्तम शासक नहीं है। आपको मैंने बता तो दिया खड़क सिंह, महाराजा सिंह और दिलीप सिंह ये लोग रहते हैं, लेकिन इसके पहले आप देखेंगे कि खड़क सिंह शासक बनते हैं, उसके बाद आप देखेंगे तो निहाल सिंह भी शासक बनते हैं, चंद कौर भी शासक बनती हैं, शेर सिंह भी बनते हैं और लास्ट में दिलीप सिंह बनते हैं शासक। तो ये रहते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फिर उसके बाद देखते हैं कि मतलब अव्यवस्था फैल गई है। अब अंग्रेजों को वहाँ पे लगता है कि अब हम मतलब पूरी तरह से साम्राज्य को जीत सकते हैं, और जितने भी यहाँ पे शासक थे और भी इंडिया में, मराठा, मैसूर, बंगाल, अवध जितने भी थे तो उतने वो लगभग कैप्चर कर चुके थे। तो अब बचे थे सिख एक, तो सिख को कैप्चर करने के लिए पहले तो ये बफर बना के रखते हैं ताकि जो अफगानिस्तान के शासक है वो ना आ सके इधर और वहाँ पे ये ना उलझ सके उनसे अंग्रेज। लेकिन जब पूरी तरह से सब पे कब्जा कर लेते हैं तो एक सिख बचते हैं, तो सोचते हैं सिख पे भी कब्जा करके अब खुद ही वो बफर को मेंटेन करके रख सके, इसीलिए फिर ये युद्ध शुरू होता है। अब युद्ध शुरू होता है लेकिन उसमें कई सारे रीजन रहते हैं, लेकिन ये एक आप देखेंगे तो इम्पोर्टेंट कारण रहता है। तो होता है क्या है कि जो ट्रीटी ऑफ मैंने बताया था अमृतसर होती है 1809 में, तो उसी का फिर जो ये सतलुज नदी जो रहती है उसको मान लिया जाता है बॉर्डर। और बॉर्डर मान लिया जाता है तो क्या करते हैं अंग्रेज, अब अंग्रेज तो कुछ तो करेंगे ताकि यहाँ पे युद्ध हो सके इनसे, तो शुरुआत तो वही करेंगे, युद्ध तो करना ये लोग नहीं चाहते थे। तो क्या करते हैं वो अपने ट्रूप्स को यहाँ पे मतलब सैनिक को भेज देते हैं, यहाँ पे चारों तरफ सैनिक को लगा देते हैं अंग्रेज, और इधर रहते हैं सिख साम्राज्य वाले। तो अब इनके भी जो सिख साम्राज्य के मतलब सैनिक रहते हैं तो ये भी सोचते हैं कि अंग्रेज आखिर में क्यों यहाँ पे सैनिक इकट्ठा कर रहा है, तो ये भी लोग कुछ सैनिक को यहाँ पे इकट्ठा कर देते हैं और क्या करते हैं कि कुछ सैनिक ये डिस्ट्रीब्यूट एरिया रहता है यहाँ पे भी लगा देते हैं। तो इसी का बोल के कि तुमने हमारे एरिया पे मतलब कब्जा करने की कोशिश की है, जो अंग्रेज रहते हैं ये युद्ध छेड़ देते हैं, प्रथम जो युद्ध रहेगा। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे लिखा भी है 1844 में लॉर्ड एलनबरो की जगह पे देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग आता है गवर्नर जनरल बन के भारत का, और ये जो रहता है पेशवाओं से लेके मतलब पंजाब तक नियंत्रण का पूरी तरह से सिग्नल दे चुका था कि मतलब सभी पे नियंत्रण किया जाएगा डायरेक्टली, ये अब आएंगे ब्रिटिश रूल के अंडर में। और फिर इसी को लेके 1845 से 46 में सिख युद्ध का परिणाम ये सामने आता है और इसमें अंग्रेज जीतते हैं। इस युद्ध के अंतर्गत मुदकी, फिरोज शाह, बौधावाल तथा आलियावाल की लड़ाइयाँ इसमें होती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ इसमें होती हैं। ये चारों लड़ाइयाँ का निर्णय नहीं हुआ, मतलब कोई खासा निर्णय नहीं होता है। दूसरे देखेंगे कि सिख जो भी युद्ध होगा, दूसरा एंग्ल सिख युद्ध, उसमें मतलब निर्णय हो पाएगा। किंतु पांचवी जब सोबराव की लड़ाई होती है 46 में, तो निर्णायक सिद्ध होता है, मतलब इसमें ये लोग हार जाते हैं। समझिए लाल सिंह और तेज सिंह के विश्वासघात के कारण सिखों की पूर्णतः हार हुई, जिससे सिख कमजोर थे, मतलब इनके धोखाधड़ी से आप देखेंगे कमजोर थे। तो अब यहाँ पे संधि होती है, तो ये सब मैं आपको संधि भी बताऊंगा। तो होता क्या है यहाँ पे कि लगभग आप देखेंगे कि 50,000 सैनिक थे सिखों के पास, लगभग 50,000, और इनके पास 20 से 30,000 ही सैनिक थे अंग्रेजों के पास। तो सैनिक कम होती थी लेकिन ये सुसंगठित होते थे, आधुनिक हथियार इनके पास होता था। और फिर वहाँ पे था कि कोई सेनापति इंपॉर्टेंट था नहीं वहाँ पे, और जो आपको देखने को मिलेगा तो वहाँ पे लाल सिंह और तेज सिंह वहाँ मिल जाते हैं जाके, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इनके जो प्रमुख सेनापति चाहे लीडर आप देखेंगे ये लोग वहाँ मिल जाते हैं। तो इससे भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और फिर यहाँ पे होती क्या है, जब इनके युद्ध में हार हो जाती है तो ट्रीटी ऑफ लाहौर होता है, मतलब लाहौर की संधि होती है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और सतलुज पार के समस्त प्रदेश अंग्रेज ले लेते हैं। समझिए सतलुज पार के जो समस्त प्रदेश रहते हैं अंग्रेज बोलते हैं ये अब हमारा हुआ, क्योंकि ये लोग तो हार गए हैं। लेकिन ये भी आप बात समझिए कि दिलीप सिंह को लाहौर किंगडम का वो लोग शासक तो मानते हैं, लेकिन लाल सिंह जो रहते हैं, जो कि विश्वासघात किए रहते हैं लाल सिंह, उनको वजीर बना दिया जाता है। यहाँ पे वजीर के हाथों में ही एक्चुअल पावर रहती है। और ट्रीटी ऑफ लाहौर में ही आपको देखने को मिलेगा कि एक अंग्रेजी रेजिडेंट रखा जाता है, सेना इनकी कम कर दी जाती है, जो सिखों की रहती है सेना को कम की जाती है, और देखेंगे कि एक अंग्रेजी रेजिडेंट मतलब एक अंग्रेज अधिकारी को यहाँ पे रख दिया जाता है कि ये लोग फिर से सेना को संगठित करके युद्ध ना कर सके। और अब युद्ध किए तो इनका तो एक स्ट्रेटेजी ये भी होता था कि जो भी युद्ध में खर्चा आया है इनका तो वो उसी से वसूलेंगे जो स्टेट हारा है वहाँ पे। तो अब युद्ध की हर्जाना राशि आपको देखने को मिलेगा कि 1 करोड़ ये डिमांड करते हैं यहाँ पे। तो पूरी तरह से ये पैसा नहीं दे पाते हैं सिख। जम्मू कश्मीर में गुलाब सिंह रहते हैं, उनको कुछ लाहौर वाला पार्ट ये लोग बेच देते हैं वहाँ पे, ये होता है पैसा वसूलने के लिए। और जालंधर दोआब भी रहता है, उसको भी ये लोग ले लेते हैं। और दूसरा क्या करते हैं, जो कोहिनूर हीरा रहता है उसको भी लेके महारानी विक्टोरिया को दे देते हैं, भेज देते हैं वहाँ पे। तो यही होता है, मतलब बहुत ये अपमानजनक संधि थी। लेकिन फिर यहाँ पे होता है क्या कि अब अपमानजनक संधि करिएगा तो सिख जितने भी थे वो रेबल कर देते हैं वहाँ पे, और इसके बाद ये रेबल भी दबा देते हैं। उसके बाद अब देखिएगा एक और ट्रीटी करते हैं, ट्रीटी ऑफ भैरोवाल।
भैरोवाल की संधि होती है, इसमें और बुरी शर्त ये रख देते हैं यहाँ पे। और रानी जिंदल दिलीप सिंह की संरक्षण थी और इन्हीं के संरक्षण में ये हुए है रेबल, तो फिर इनको क्या कर दिया जाता है कि इनको पेंशन देके बनारस भेज दिया जाता है समझिए। और एक काउंसिल बना दी जाती है अंग्रेजों द्वारा कि इसी के तहत शासनकाल चलेगा। अब यहाँ पे जो सिख होंगे, मतलब राजा तो दिलीप सिंह ही होंगे लेकिन काउंसिल उनकी मदद करेगी। अब काउंसिल में उन्हीं के आदमी है तो क्या होगा, उन्हीं के रिलेटेड सभी चीजें होंगी। तो ये होता है, यही सब कारण जाके बनता है। मतलब इतनी अपमानजनक संधि, महारानी जिंदल को भेज दिया गया वहां पे बनारस में, इनसे इतना इलाका ले लिया गया, इनके एरिया को लेके बेच दिया गया कश्मीर में। तो इन सब के कारण देखेंगे रेबल को दबा दिया, बहुत जनता पे वहां पे जुल्म किया गया। ये दूसरा एंग्ल सिख का कारण ये बनता है जो ये सब ये अंग्रेज करते हैं। तो भैरववाल की संधि के तहत आप देखेंगे, मतलब जो मैंने बताया था, तो भैरववाल की संधि होती है। तो ये हम देख लेते हैं मुख्य लेख आंग्ल द्वितीय युद्ध होता है यहाँ पे, ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो मैंने अभी बताया भैरववाल का जो संधि होता है। तो इसमें होता क्या है कि वहाँ पे देखेंगे एक काउंसिल बनाई जाती है और लाल सिंह जो वजीर रहता है उसको भी हटा दिया जाता है। वहाँ पे प्रतिनिधित्व मंडल बना दी जाती है दिलीप सिंह के लिए, और दिलीप सिंह का शासन में ये लोग मदद करते हैं। अब मदद करेंगे तो वहाँ पे जनता का तो शोषण होगा ही, क्योंकि ये अंग्रेजों की काउंसिल है और काउंसिल है तो उन्हीं के लिए काम करेंगे। बस ये नाम के राजा थे कि जनता ज़्यादा रेवल ना करे, इसलिए दिलीप सिंह को राजा रहने दिया गया पहले एंग्ल सिख युद्ध। और इसी में देखेंगे अब इनका जो स्टेट था, तो मुल्तान के गवर्नर थे देवान मूलराज। इन्हीं के कारण देखिएगा कि दूसरा सिख युद्ध होगा। मतलब ये संगठित करते हैं, लोग भी इनके सपोर्ट में रहते हैं, क्योंकि देखेंगे सीधे अंग्रेज अपने सैनिकों के खर्च के लिए 22 लाख का यहाँ पे डिमांड कर देते हैं। फिर जो ये सैनिक इनको सपोर्ट के लिए दिए रहते हैं दिलीप सिंह को, और पैसा तो यहीं से लेंगे, तो क्या करते हैं 22 लाख रुपया मांगते हैं दरबार से। रेजिडेंटी जो सैनिक रहती है और जो काउंसिल बनी रहती है उनके खर्च के लिए 22 लाख रुपए का मांग करते हैं। तो फिर यही मतलब जो मूल राज रहते हैं मुल्तान के गवर्नर, ये बोलते हैं ना हम पैसा देंगे ना कुछ भी, और ये पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं, इनको पता रहता है अब हम मना तो करेंगे तो युद्ध तो होगा ही यहाँ पे, और प्रिपेयर रहते हैं तो होता है यहाँ पे थोड़ा सा एक युद्ध भी होता है। और जब ये लोग जाते हैं तो मतलब छोटा सा एक झड़प होता है जिसमें मूलराज जो रहता है ये हरा देता है अंग्रेजी सेना को। और फिर लॉर्ड डलहौजी जो रहता है उस टाइम देखेंगे वो शासक, मतलब वो गवर्नर जनरल रहता है। फिर वो एक बड़ी सेना भेजता है यहाँ पे और सिखों को हरा भी दिया जाता है। और यहाँ पे चिलियावाला की लड़ाई होती है, इसमें शेर सिंह भी रहता है और दूसरी तरफ कमांडर गप की सेना रहती है। और रामनगर का भी युद्ध हुआ था और बैटल ऑफ देखेंगे गुजरात भी हुआ था, जिसमें सिखों की हार हुई समझिए। यहाँ पे हार जाते हैं क्योंकि वो लोग कमजोर हो गए थे, और युद्ध में मतलब जीत जाते हैं और 3 मेंबर बोर्ड बना के वो पूरी तरह से शासन अपना चलाने लगते हैं अंग्रेज, मतलब पूरी तरह से अपने हाथ में ले लेते हैं। इनको भी दिलीप सिंह को भी पेंशन देके भेज देते हैं, उनकी माता तो चली गई ही पहले से। इन दोनों को फिर लंदन ही भेज दिया जाता है, सीधे लंदन में चले जाते हैं पेंशन लेके, वहीं पे रहने लगते हैं, वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो द्वितीय एंग्ल सिख युद्ध देखेंगे 1848 से 49 में लड़ा गया। तत्कालीन रेजिडेंट सर हेनरी लॉरेंस थे और महाराजा दिलीप सिंह के संरक्षण में जो परिषद बनाई गई थी जो मैंने काउंसिल बताया, तो ये हुआ था। और महारानी जिंद कौर को तो पहले ही लाहौर भेज दिया गया था। और शीघ्र ही सिख सरदारों ने संधि शर्तों का अंग्रेजों के निर्देश में प्रांत के जो शासक थे उन्होंने मानना अस्वीकार कर दिया था। जो संधि थी वो काफी अपमानजनक थी और तीव्र यहाँ पे असंतोष उत्पन्न हो गया। इसके विरुद्ध में देखेंगे कि युद्ध होने लगा और जो जिंद कौर को भेज दिया गया था पेंशन देके बनारस वाले इलाकों में, तो इस वजह से भी जनता वहाँ पे पूरे रेबल करने के लिए तैयार थी। और उसी में जो प्रांतपति मूलराज था उसके अंडर में पूरी तरह से सिख इकट्ठित होते हैं और वहाँ पे युद्ध होता है। फलस्वरूप उनका राज्य से निष्कासित कर शेखपुर भेज दिया गया और सेवा मुक्त सिख सैनिक भी राज्य में गड़बड़ी उत्पन्न करना, मतलब यहाँ पे रेबल होने लगता है। और मैंने कहानी आपको बता ही दिया, ये थोड़ा सा मैंने लिख दिया, ये हम काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे जब मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री होगी। तो यहाँ पे भी अंग्रेज जीत जाते हैं और कारण यहाँ पे देखिएगा कि महाराणा रंजीत सिंह रहते हैं। उसके बाद मतलब ये लोग कोई भी अच्छा शासक नहीं होता है और उसके बाद भ्रष्टाचार उथल पुथल बहुत फैला रहता है। देख रहे हैं कि कंटिन्यू कितने राजा बनते हैं, लगभग बहुत ज्यादा राजा बनते हैं बीच में ही, मतलब कुछ ही सालों में इतने राजा बन जाते हैं। मतलब शासन एस्टेब्लिश नहीं है, इस वजह से बनते हैं। आपको देखने को मिलेगा कि खड़क सिंह बनते हैं, निहाल सिंह बनते हैं, चंद कौर बनती हैं, शेर सिंह बनते हैं, फिर दिलीप सिंह कुछ ही दिनों में, लगभग समझिए 4 सालों। और काफी भ्रष्टाचार फैल गया था। और देखेंगे लाल सिंह, तेज सिंह, ये लोग भी जाके अंग्रेज से मिल जाते हैं, इस वजह से भी ये लोग हार जाते हैं। तो ये हारने का कारण था। और रंजीत सिंह अंग्रेजों को पहले नहीं समझ पाए, पहले रंजीत सिंह जितना मजबूत थे उसमें नहीं समझ पाते हैं अंग्रेजों को, और अंग्रेजों को समझिए वो भिड़ना भी नहीं चाहते थे। तो ये थी दिक्कत। लेकिन समझिए कि बाद में तो होना ही पड़ता है, अगर लड़ना तो है ही। समझिए वहाँ पे नेपाल भी युद्ध के लिए इनसे मदद मांगता है, नेपाल से जब युद्ध होता है तब भी ये मदद नहीं करते महाराणा रंजीत सिंह, मतलब किसी की भी मदद नहीं करते, क्योंकि पहले ही अमृतसर की संधि जो हुई थी उसमें बोल दिया गया था कोई मतलब किसी के मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये तो संधि को
मानते थे, लेकिन इनके मृत्यु के बाद पूरी तरह से संधि को वो तोड़ के अपना जो मोटिव था वो फुलफिल करने लगते हैं अंग्रेज। इस वजह से भी यहाँ पे हार होती है। अंग्रेजों को पहले नहीं भाप पाते हैं रंजीत सिंह। जब अंग्रेज सभी युद्ध में उलझे हुए थे तब इनको भी उलझाना चाहिए था यहाँ पे, ताकि वो कमजोर हो सके। जब भी वो सिखों से लड़ रहे हो, मैसूर से लड़ रहे हैं, सभी मिल के साथ में अगर एक साथ उलझाते हैं अंग्रेजों को तो वो वहाँ पे हार होती है अंग्रेजों को। लेकिन यहाँ पे अंग्रेज का क्या स्ट्रेटेजी था, एक एक करके सबको हराते जाते थे और लास्ट में बचे अब कौन, महाराणा रंजीत सिंह। महाराणा रंजीत सिंह बचे तो इनको भी मतलब सिख साम्राज्य को भी वो हरा देते हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजी उनकी रहती है। और सेना में भी देखेंगे बाद में बहुत गिरावट आती है। जो रंजीत सिंह सेना बना के जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे विदेशी जो लिख के गए हैं आपको देखने को मिलेगा कि सबसे उत्तम किस्म की सैनिक थी। एक नंबर पे बोला गया है कि वहाँ पे ब्रिटिश की सेना थी, लेकिन दूसरे नंबर पे वर्ल्ड की सबसे अगर अच्छी सेना मानी जाए तो वहाँ पे बोला गया था कि रंजीत सिंह की सेना थी। तो ये था। लेकिन रंजीत सिंह के मृत्यु के बाद आप देखेंगे कि पूरी तरह से सेना में भी गिरावट आती है। सुसंगठित सेना नहीं रह पाती है, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है और उसके बाद जितने भी कमांडर रहते हैं उत्तम नहीं रहते हैं। इस वजह से भी ये लोग हार जाते हैं और गठबंधन नहीं बना पाए। जो मैंने बताया, ये लोग गठबंधन बना के मराठों से गठबंधन बना लेते, चाहे राजपूतों से गठबंधन बना के, चाहे जो अफगान है उनसे भी गठबंधन बना के फिर युद्ध किया जा सकता था। वहाँ पे जिम्मुन शाह से अच्छी खासी इनकी दोस्ती हो गई थी। तो ये लोग अफगान से भी, चाहे नेपाल से भी देखेंगे, एंग्लो नेपाली युद्ध भी होता है तो उनसे भी संगठन बना के, और नेपाल ने मदद मांगी भी थी रंजीत सिंह से, लेकिन रंजीत सिंह नहीं कर पाते हैं वहाँ पे अमृतसर की संधि के कारण। तो ये संगठन नहीं बना पाते हैं। अगर संगठन बना पाते तो वहाँ पे भी युद्ध में जीतना इनके लिए ईजी था, समझिए। तो ये था, मतलब इस वजह से ये लोग हार जाते हैं। तो कुछ ये कारण था। उसके बाद महाराजा दिलीप सिंह जो रहते हैं, इनका जन्म जो मैंने बता ही दिया, ये सब 1838 में हुआ रहता है। ये काफी अल्पवयस्क रहते हैं और माता जो रहती है महारानी जिंद, ये इनको संरक्षण में लेके फिर शासन यही देख रही थी, समझिए। और 1843 में बहुत कम उम्र के कारण महाराजा दिलीप सिंह की माता जो जिंद रहती हैं उनको संरक्षण बनाकर राज्य को सौंपा गया। मतलब उनको संरक्षण में देके, और जो महारानी थी ये शासन करती थी वहाँ पे। और अंग्रेज सरकार इस स्थिति का फायदा उठाना चाहते थे और इसके साथ महारानी जिंद कौर ने तलवार, सिख सेना के बल पे अंग्रेजों को कमजोर आंकने की गलती कर बैठी और सिख साम्राज्य का विस्तार करने का हुक्म दे दिया। तो यहाँ पे मतलब महारानी जिंद थी, ये मैंने जो बताया सतलुज नदी को किनारा माना गया था। और यहाँ पे अंग्रेज क्या करते हैं, अपने सैनिक लाके खड़ा करते हैं और फिर ये भी अब सोचती हैं अपना भी साम्राज्य विस्तार किया जाए। तो ये जो नदी था ये पार करके सतलुज नदी, कुछ सेना यहाँ पे आ जाती है डिस्ट्रीब्यूट एरिया में। तो उनको लगता है कि ये साम्राज्य विस्तार कर रही हैं, तो फिर युद्ध होता है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। और जिंद कौर के इस फैसले से फिर अंग्रेजों को भी मौका मिल जाता है। वो तो चाहते ही थे कि यहाँ पे ये लोग कुछ एक्शन करें, एक्शन करते हैं वहाँ पे। तो 1845 में प्रथम आंग्ल सिख होता है और दिलीप सिंह के समय पर ही दोनों आंग्ल सिख होता है, इन्हीं के समय में। और बाद में इन दोनों को फिर दिलीप सिंह और इनकी माता जो जिंद कौर रहती हैं, इनको पेंशनधारी बना के वहाँ पे लंदन में भेज दिया जाता है। तो ये यहाँ पे सिख साम्राज्य पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन में आ जाता है। तो ये कुछ सिख साम्राज्य का इतिहास था और बाकी चीज़ें मैं आपको मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में भी पढ़ाऊंगा। ये हमारा मेडिएवल हिस्ट्री का जितना भी पार्ट था वो कंप्लीट हो गया, तो आप देख सकते हैं। और जो मैं क्वेश्चन डालता हूँ प्रीलिम से रिलेटेड कम्युनिटी पे, वो भी आप लोगों को देना चाहिए। तो ये पढ़ने का कोई फायदा नहीं है जब आप लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं करते हैं। तो आंसर भी करें तो वहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा फायदा होगा। और बाकी थोड़ा प्रशासनिक चीज़ें हैं तो वो मैं कंप्लीट कर दूंगा मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में, वहीं पे हम देख लेंगे। और दूसरा बात ये भी देखेंगे वहाँ पे कि एंग्लो सिख युद्ध, ये फिर से मैं आपको बताऊंगा और बहुत अच्छे से वहाँ पे बताऊंगा। वैसे ये कंप्लीट तो हो गया है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं देखनी है। लाहौर की संधि और जो भैरववाल की संधि होती है वही जरूरी था हमारे लिए, जो कि हमने देख लिया। और सिख गुरु जो 10 थे इनके बारे में भी देख लिया। तो इंपॉर्टेंट यहीं से क्वेश्चन आएगा और कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। ज़्यादातर चीज़ें वो मेंस के लिए जो रिलेटेड है वो मैंने कुछ डिस्कस कर ही दिया। तो ये आप देख सकते हैं, जो ये मेडिएवल हिस्ट्री का मैंने प्लेलिस्ट कंप्लीट किया है तो पूरी तरह से 360 डिग्री में कंप्लीट किया है। एक भी टॉपिक आप अगर बता दें वो मैंने नहीं छोड़ा है। प्रांतीय राजवंश लोग छोड़ देते हैं, यूपीएससी पीसीएस में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पीसीएस में कुछ क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से वो भी मैंने कंप्लीट कर दिया। भक्ति, सूफी, ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी, ये भी मैंने कंप्लीट कर दिया। विजयनगर, बहमनी साम्राज्य और मुगल भी उतने अच्छे से हमने देखा। और सभी का हमने एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री पे ज़्यादातर जोर दिया है, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं तो वो चीज़ें भी कंप्लीट हो जाए। तो उसको भी मैंने कंप्लीट किया है। दिल्ली सल्तनत में चाहे कहीं भी देखिए, जो भी साम्राज्य मैंने बताया है तो उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्ट एंड कल्चर वाला भी थोड़ा सा पार्ट मैंने कवर किया है उसमें। आर्ट एंड कल्चर वाला तो अलग से ही हम देखेंगे, वो प्लेलिस्ट बना है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कुछ चीज़ें। तो ये है, बिल्कुल मैंने सीक्वेंस से कंप्लीट किया है और सीक्वेंस से ही जो भी प्लेलिस्ट होगा वो सीक्वेंस से ही कंप्लीट होगा, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमारा प्लेलिस्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है और आप लोग कृपया जाके और भी जो प्लेलिस्ट चल रही हैं उनको भी सीक्वेंस से देखें और नोट्स आपको मिल जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू। अब हम मिलेंगे, अब मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का प्लेलिस्ट कंप्लीट होगा।